हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 और मैं हूं संजय सिंह यादव। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। ये वीडियो अपने आप में एक यूनिक वीडियो होगा। बस आपसे एक ही इसमें जो है गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखें। तो इसमें हम लोग जो है 50 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पे व्याख्यात्मक उसके एक्सप्लेन के साथ, उसको रटना नहीं है, हम लोग रटने के तरीके से नहीं पढ़ने वाले हैं इस वीडियो को जो है इसके व्याख्यात्मक तरीके से, ताकि आप यदि इस वीडियो को एक बार अच्छे से आपने जो है इसका रीड कर लिया तो फिर कभी भी ये प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधा अपने जो है टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जहां ये जो पहला क्वेश्चन बना है आपका, वो देख रहे हैं कि कह रहा है कि सिगरेट के लाइटर में प्रयुक्त गैस। देखिए, ये यहाँ पर मैं जो भी 50 से प्लस क्वेश्चन आपके बीच जो डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, यह प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षा में, ये बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न ही हैं। ऐसा इसमें एक भी प्रश्न नहीं लिया गया है जो अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पूछा गया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कम से कम 2 बार, 4 बार, 10 बार ये बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो इनका हम लोगों को अच्छे से जो है इसके जो है कॉन्सेप्ट को माइंड में अच्छे से बैठा लेना है। तो जैसा कि पहले प्रश्न को आप देख पा रहे हैं कि जो लाइटर सिगरेट जो जलाने वाला जो लाइटर होता है, जैसा कि आप देखते हैं कि जो धूम्रपान करने वाले लोग होते हैं वो सिगरेट को जलाने के लिए लाइटर का प्रयोग करते हैं। तो उस लाइटर में जो है कौन सी गैस होती है, उस गैस का नाम तो आप देख पा रहे हैं ब्यूटेन। उस गैस का नाम जो है ब्यूटेन होता है। अब यहाँ ब्यूटेन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न और भी आए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी घरेलू गैस होती है, जिस गैस का आप प्रयोग करते हैं घरेलू ईंधन के रूप में, जो सिलेंडरों में भरी जाती है, उस गैस का क्या नाम है? तो आपको पता है उस जो सिलेंडर में भरी जाने वाली गैस है वो आइसोब्यूटेन होती है, वह भी आइसोब्यूटेन ही होती है। और जो सिगरेट जलाने का जो लाइटर होता है उसमें भी आपकी जो है ब्यूटेन ही भरी जाती है। और ये चीज़ आपको पता चल गई, यानी घरेलू सिलेंडरों में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम आइसोब्यूटेन। और एक चीज़ और ध्यान दें, यह भी पूछा गया है परीक्षा में कि जो है, जैसे आप देखते हैं कि कहीं से सिलेंडर से जैसे ही गैस लीक करती है तो आपको उसकी स्मेल पता चल जाती है। तो उसमें जो है दुर्गंध आने के लिए जो प्रयुक्त होने वाला केमिकल होता है उसका नाम पूछा जाता है। तो उस गैस का नाम है मेथिल मर्कैप्टन। तो याद रखेंगे, घरेलू सिलेंडर में प्रयुक्त होने वाली जो उसके साथ गैस है जिसके द्वारा दुर्गंध आती है, स्मेल आती है, तो मेथिल मर्कैप्टन होता है। और उसमें जो प्रयुक्त गैस होती है वो आइसोब्यूटेन आपकी होती है। ठीक है, तो लाइटर में भी ब्यूटेन का ही प्रयोग किया जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। करा हरे फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, तो उससे कौन सी गैस निकलती है? देखिए, ध्यान दीजिए, आपको पता है कि जो फलों को पकाने के लिए जो है, आपको जैसा कि जानते हैं कि जो फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। तो जो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग जो हम फलों को, कच्चे फलों को पकाने के लिए करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग, तो उससे कौन सी गैस निकलती है जिसके द्वारा फल जो है पक जाते हैं? तो उसके द्वारा जो निकलने वाली गैस है वो एसिटिलीन गैस है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि एसिटिलीन गैस जो लैब में बनाई जाती है वो कैल्शियम कार्बाइड पे जल को प्रवाहित करके ही बनाई जाती है। जैसे ही कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर जल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फलों में नमी होती है, तो जैसे ही फलों में नमी है और जैसे ही आपने उसके अंदर जो है आपने कैल्शियम कार्बाइड रख दिया, फिर उसके बाद फलों को आपने उसके चारों ओर कलेक्ट कर दिया, तो फलों में नमी होती है। ये नमी को पा करके तुरंत कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस देना शुरू कर देता है और जिसके द्वारा फल पक जाते हैं। तो आप ध्यान देना, कैल्शियम कार्बाइड का जो प्रयोग होता है तो फलों को पकाने के लिए उससे निकलने वाली गैस एसिटिलीन गैस। अब एसिटिलीन गैस से संबंधित और बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। पहली बात, कभी कभी यह भी आ जाए, देखिए कि फलों को पकाने में सहायक गैस, तो कभी कभी देखिए खास करके यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए। फलों को पकाने में सहायक गैस का नाम आएगा तो आप फलों को पकाने में जो सहायक गैस होती है वो एथिलीन गैस होती है। लेकिन कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा जो निकलने वाली गैस होती है वो एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन भी फल को पकाने का काम करती है, एथिलीन भी। लेकिन जब प्रतियोगी परीक्षा में आपके आएगा कि फलों को पकाने वाली गैस, तो वहाँ आप एथिलीन को टिक करेंगे, आपको एसिटिलीन को नहीं करना है।
ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखना, फलों को पकाने वाली गैस एथिलीन होती है। ठीक है, और ध्यान दें अगला क्वेश्चन देखिए, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस, जैसा कि आप देखते हैं जो गैस वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग में जो प्रयोग होने वाली गैस होती है, तो गैस वेल्डिंग में जो प्रयोग होने वाली गैस होती है वो एसिटिलीन गैस होती है। जैसे ही एसिटिलीन गैस हवा के संपर्क में आती है तो तुरंत वो जलना शुरू कर देती है और उसके द्वारा जो है बहुत आराम से जो है उसी के द्वारा गैस वेल्डिंग की जाती है। ये बहुत बार पूछा गया यह भी क्वेश्चन है कि गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस जो होती है या जो उसमें ईंधन का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है। तो गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस जो होती है वो या ईंधन जो प्रयोग किया जाता है वो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, मतलब ऑक्सीजन और एसिटिलीन, मतलब यह कि एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, उसी के द्वारा जो है धातु को जलाया जाता। अब आप देख रहे हैं कि जैसे क्या कारण है, जैसे आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि क्या कारण है कि एसिटिलीन गैस के द्वारा जो है धातुएं जो है बहुत तेज़ी के साथ गल जाती है। आप देखते हैं जैसे ही गैस वेल्डिंग किया जाता है तो बहुत तेज़ी के साथ कहीं होल बनाना होता है लोहे में, तो लोहे में होल बनाना होता है तो भी इसी जो है आपकी गैस वेल्डिंग के द्वारा ही तुरंत होल बना देते हैं, यानी एसिटिलीन गैस का प्रयोग कर देते हैं। तो वो उसके जो है धातुओं के जो धातुएं बहुत तेज़ी के साथ गलती हैं उसके पीछे कारण क्या है, तो बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, यानी एसिटिलीन गैस बहुत तेज़ी के साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अब बहुत ज़्यादा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करती है जिसके द्वारा धातुएं गल जाती हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है मच्छर भगाने में प्रयोग होने वाली दवा, जैसे जो मच्छर भगाने जो आप देखते हैं मच्छर की मोर्टीन कॉयल होती है, उसकी जो है अगरबत्ती भी आती है, तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रयुक्त सक्रिय रसायन का क्या नाम है, तो उस सक्रिय रसायन का नाम आप याद रखें। और उस जो है मच्छर भगाने वाले जो कॉयल होता है या जो आपका मोर्टीन होता है उसमें खास करके कौन सा रसायन होता है, तो आप याद रखना मेरे भाई एलीथ्रीन होता है, उसका नाम याद रखना एलीथ्रीन। आगे कागज बनाया जाता है, जैसे आप देखते हैं कागज का निर्माण बहुत ज़्यादा मात्रा में जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो पौधों के सेलुलोज से। जैसे आपसे अभी आगे ही मैंने क्वेश्चन ले रखा है कि जो गन्ना की जो खोई होती है, तो गन्ना की खोई से जो है किसका निर्माण किया जाता है, यानी किस पदार्थ का निर्माण किया जाता है, तो उसमें स्याही देगा, कागज देगा, तमाम और देगा ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में खोई का जो निर्माण होता है। या अब आप देख रहे हैं पराली, तो पराली का निर्माण भी जो हो रहा है, जो पराली है वो जलाने के लिए प्रतिबंधित कर दी गई है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा यूज जो है पेपर बनाने में होता है। तो पराली का भी प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में पेपर बनाने में, और आप जैसा कि देख पा रहे हैं खोई का भी सर्वाधिक प्रयोग जो है आपका पेपर बनाने में। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप जैसा कि कागज बनाया जाता है तो पौधों के सेलुलोज से, यानी पौधों का जो सेलुलोज न होता है उसी सेलुलोज के द्वारा जो है प्लांट के सेलुलोज से ही कागज बनाया जाता है। तो ये सारे आप प्लांट ही हैं, प्लांट अगर आप हैं तो उसके अंदर सेलुलोज पाया जाएगा और उसी सेलुलोज जो है जो पेपर बनाने में सहायक होता है। याद रखना पेपर का निर्माण सेलुलोज से किया जाता है, सेलुलोज से। अब देखिए कह रहा मानव द्वारा निर्मित प्रथम सिंथेटिक रेशा कौन था। देखिए मानव द्वारा निर्मित प्रथम, कह रहा है मानव द्वारा निर्मित प्रथम सिंथेटिक रेशा। जैसे देखिए रेशा में तमाम रेशा में जैसे आप देखते हैं रेयान आता है, टेरिकाट आता है, नायलॉन भी आता है। तो मानव द्वारा जो निर्मित प्रथम सिंथेटिक जो रेशा था, यानी जो नायलॉन जो रेशा था वो कौन सा था, उसका नाम आप बताएंगे नायलॉन। मानव निर्मित जो पहला, अगर जैसे आपसे कोई कहता है टेरिकाट कब बना, तो जो रेयान बना या टेरिकाट बना वो नायलॉन के बाद ही बना है। तो यानी मानव द्वारा निर्मित किया गया अगर कोई पहला सिंथेटिक, अगर कोई रेशमी कोई रेशा था तो सिंथेटिक रेशा क्या था, नायलॉन था। ठीक है, तो नायलॉन को याद रखना, ये बार बार पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है यहाँ पे, कहता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है। यानी जो बुलेट प्रूफ जैकेट, जैसे आप देखते हैं हेलमेट है या बुलेट प्रूफ जैकेट है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट हो या हेलमेट हो, इसके बनाने में सबसे ज़्यादा कहता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है। तो बहुलक कौन सा प्रयोग होता है, किस बहुलक का प्रयोग होता है, तो उसका नाम होता है पॉलीएमाइड। याद रखना है, अगर बहुलक का नाम आएगा तो आप पॉलीएमाइड को टिक करेंगे।
लेकिन अगर यहीं पर देखिए बहुत सारी हमने बात की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक चीज़ ध्यान देना, केवलर का प्रयोग किया जाता है। यानी केवलर नामक एक ऐसा रसायन होता है जिसके द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट या हेलमेट तैयार किया जाता है। एक चीज़ ध्यान देना है, उससे भी और कई गुना 10 गुना ज़्यादा मजबूत जो एक होता है, एक जो है पदार्थ होता है या एक केमिकल होता है जिसके द्वारा हेलमेट या बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है, तो उसका नाम है वेक ट्रेन। यानी वेक ट्रेन जो है वो केवलर से भी ज़्यादा, यानी वेक ट्रेन जो है वो केवलर से भी 10 गुना ज़्यादा जो है मजबूत होता है। तो अधिकांशतः जो बुलेट प्रूफ जो गाड़ियाँ होती हैं या जो बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं या जो बुलेट प्रूफ हेलमेट या नॉर्मली जो हम लोगों का हेलमेट होता है, वो सभी जो है केवलर नामक जो है केमिकल के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो उस रसायन का क्या नाम है, तो आप याद रखना केवलर। और केवलर या और अगर केवलर नहीं दिया है, मान लीजिए वेक ट्रेन दिया है, वेक ट्रेन, तो वेक ट्रेन भी मारेंगे क्योंकि इससे 10 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। एक चीज़ और है, हेलमेट तो आपको समझ में आ गया। और जैसे देखें एक लैमिनेटेड कांच, परीक्षा में आता है कि भाई लैमिनेटेड कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जो लैमिनेटेड कांच होता है उसका प्रयोग जो है हेलमेट बनाने में और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो कभी परीक्षा में आ जाए कि लैमिनेटेड कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप बताएंगे लैमिनेटेड कांच का प्रयोग जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, हेलमेट बनाने में किया जाता है। और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस पदार्थ की यानी किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है, यानी वो किस केमिकल के द्वारा वो तैयार किया जाता है, तो केवलर या वेक ट्रेन। एक चीज़ पता चल गया। और बाकी ये कहे कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में देखिए बहुलक क्या है। देखिए बहुलक में क्या होता है, जैसे पॉलीथीन जो होता है, तो जब एथिलीन का बहुलीकरण किया जाए ना, एथिलीन के जब कई अणु एक साथ आके संयुक्त हो जाते हैं तो वो क्रिया बहुलीकरण का मतलब बहुलता, किसी भी तत्व की बहुलता यानी उसका बहुत ज़्यादा आपस में जुड़ जाना। तो जो यानी जो बहुलीकरण की क्रिया, तो अगर देगा कि बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, तो उस बहुलक का नाम होगा पॉलीएमाइड बहुलक। तो ये ऐसे आएगा तो यहाँ। और अगर किस तत्व का किस रसायन का प्रयोग होता है तो उसमें केवलर नाम रहेगा, तो आप केवलर को टिक करेंगे। या मान लीजिए केवलर नहीं दिया, वेक ट्रेन दिया, तो फिर वेक ट्रेन को करेंगे, लेकिन वेक ट्रेन इससे ज़्यादा जो है 10 गुना। चलिए ये सब क्लियर हो गया। अब देखिए शुष्क बर्फ जो होती है उसे क्या कहा जाता है, ठोस कार्बन। देखिए जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हमारी होती है उसी को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अब जैसा कि देखिए बहुत ज़्यादा बार पूछा गया ये मस्टर्ड गैस क्या है, तो देखिए मस्टर्ड गैस क्या है कि रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विशेष द्रव, यानी मस्टर्ड गैस एक द्रव होता है, यानी जो गैस होती है यह द्रवयुक्त। देखिए मस्टर्ड जो गैस है यह जब रासायनिक युद्ध होते हैं, जब युद्ध में जब रसायनों का प्रयोग किया जाता है तो रसायनों के प्रयोग में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है। तो रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विशेष द्रव क्या है, मस्टर्ड गैस है। या मस्टर्ड गैस क्या है, तो आप बताएंगे रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विशेष द्रव होता है। अब देखिए टेफ्लॉन क्या है, तो टेफ्लॉन क्या है, फ्लोरीन युक्त बहुलक है, यानी जो फ्लोरीन का बहुलक होता है उसी को हम लोग टेफ्लॉन बोलते हैं। यह भी एक तरीके का रेशा ही होता है, एक तरीके से देखा जाए तो यह भी जो है सिंथेटिक ही रेशा है। जैसा कि नायलॉन देख रहे हैं आप, टेरिकार्ड देख रहे हैं, रेयान देख रहे हैं, और आप जो है टेफ्लॉन देख रहे हैं, तो ये सारे आपके जो है रेशे ही हैं, ठीक है, सिंथेटिक रेशे हैं, ठीक है, कृत्रिम रेशे हैं। ओके। अब देखो बारूद का मिश्रण होता है, जो बारूद होता है ना, जो बारूद में किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है, यह भी पूछा गया प्रश्न है कई बार। तो आप बताएंगे बारूद में नाइटर का, सल्फर का, चारकोल, इन 3 तत्वों का प्रयोग बारूद में किया जाता है। बारूद ये जो बनाया जाता है उसमें नाइटर का, सल्फर का और चारकोल, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं आगे कह रहा है नाखून पॉलिश रिमूवर में क्या होता है। देखिए जो नाखून का पॉलिश होता है, जैसे देखते हैं जब चुनाव होता है तो बहुत सारे जो वहाँ पे जो अमिट स्याही का प्रयोग किया जाता है नाखून पे, तो बहुत लोग जो है नेल रिमूवर रखे होते हैं उसी को तुरंत लगा देते हैं तो अमिट स्याही मिट जाती है। या जैसे मान लीजिए नेल पॉलिश होता है, जो महिलाएँ हैं वो नाखून पे अपना पॉलिश करती हैं, तो उसको छुड़ाना हो यदि तो किस केमिकल का प्रयोग किया जाएगा, उस रसायन का क्या नाम है, तो उसको कहा जाता है नाखून पॉलिश रिमूवर में क्या होता है। तो जो नाखून पॉलिश रिमूवर होता है ना उसमें एसीटोन होता है, यानी एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। याद रखना उस तत्व का नाम क्या है, उस केमिकल का एसीटोन है, ठीक है।
आगे कह रहा है डायनामाइड में प्रयुक्त होता है। अब जो डायनामाइड है, देखिए आपका डायनामाइड एक विस्फोटक पदार्थ है, बारूद भी एक विस्फोटक पदार्थ है, जैसे TNG हुआ, TNP हुआ, गन काटन हुआ, ये सारे जो है विस्फोटक पदार्थ हैं। तो जैसा कि कह रहा है कि डायनामाइड में प्रयुक्त होता है, तो डायनामाइड में जो प्रयुक्त होता है वो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग होता है, यानी NG कह सकते हैं। यानी डायनामाइड में जो प्रयुक्त होने वाला जो रसायन होता है उसका क्या नाम है? नाइट्रोग्लिसरीन। आपको अच्छे से तैयार रखना है, ये पूछा गया है बार बार। डायनामाइड में प्रयुक्त तत्व क्या है या डायनामाइड में क्या प्रयुक्त होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। आगे है वृक्षों से प्राप्त प्राकृतिक रबर का रसायन है। देखिए बहुत सारे रबर आप जो है केमिकली, जैसे हम बहुत सारे जो आज के डेट में जितने भी आप बहुत सारे जो रबर हैं, उन रबर का निर्माण जो है खास करके कृत्रिम तरीके से किया जाता है। लेकिन कहा जा रहा है कि वृक्षों से प्राप्त होने वाला जो देखते हैं कि जो वृक्ष के द्वारा जो हम रबर तैयार करते हैं, यानी वृक्ष के द्वारा जो उसके जैसे आप देखते हैं कि रबर का प्लांट ही होता है, तो वृक्षों से प्राप्त प्राकृतिक रबर का क्या रसायन होता है? उसके द्वारा जो वृक्षों के द्वारा जो नेचुरली रूप से जो रसायन निकलता है जो रबर का, उसे क्या कहा जाता है? ये आपको अच्छे से तैयार करना है, बहुत बार पूछा गया है। तो वृक्षों से प्राप्त प्राकृतिक रबर का रसायन क्या है? आइसोप्रीन है, उसका नाम याद रखना, आइसोप्रीन। बार बार आता है निम्न में प्राकृतिक रबर है, निम्न में प्राकृतिक रबर है, तो उसमें आपका तमाम नाम रहेगा, उसी में रहेगा आइसोप्रीन। या कभी आ जाएगा आइसोप्रीन है, एक कृत्रिम रबर है, एक प्राकृतिक रबर है, या मान लीजिए टेफ्लॉन है, या उसी में दे दिया रेयान है। तो आप बताएंगे जो आइसोप्रीन होता है यह एक प्राकृतिक रबर है। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयार रखना है। अब देखो PVC, देखिए पॉलीवाइनिल क्लोराइड का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? जो आपकी PVC होती है, जिसे हम शॉर्टकट में PVC बोलते हैं, यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, यह एक प्लास्टिक होता है। यह PVC क्या है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड एक प्लास्टिक है। ठीक है, तो प्लास्टिक जो है PVC का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? तो आप बताएंगे वाइनिल क्लोराइड। देखिए जब वाइनिल क्लोराइड का यानी VC का, यानी वाइनिल क्लोराइड को हम शॉर्ट में VC बोल सकते हैं, तो वाइनिल क्लोराइड का जब बहुलीकरण होता है तो वाइनिल क्लोराइड का निर्माण होता है, यानी PVC का। तो इतना याद रखना है कि PVC का जो निर्माण होता है वो किसके बहुलीकरण के द्वारा होता है? तो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से। आपका ऑप्शन बहुत रहेगा, उसमें आप मारेंगे विनाइल क्लोराइड, यानी यहाँ से याद रखना VC से, वाइनिल क्लोराइड। कहता रबर आसानी से घुल जाता है, ध्यान देना है। देखिए रबर को यदि आप जल में घोलना चाहेंगे तो घुलेगा? नहीं घुलेगा। रबर को अगर आप ऑयल में भी घोलना चाहेंगे नॉर्मली तो वो इस तरीके से नहीं। रबर जो घुलता है, रबर आसानी से कहाँ घुलता है? बेंजीन में। ध्यान देना, रबर आसानी से कहाँ घोला जा सकता है? बेंजीन में। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया है बार बार। ठीक है, और कहता है RDX का अन्य नाम है। तो देखिए RDX, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि RDX एक विस्फोटक पदार्थ होता है, तो RDX का अन्य नाम जो होता है उसे हम लोग कहते हैं साइक्लोनाइड। उसे क्या कहा जाता है? साइक्लोनाइड। तो RDX को साइक्लोनाइड के भी नाम से जाना जाता है, यानी RDX को साइक्लोनाइड के नाम से भी जाना जाता है, यानी साइक्लोनाइड बरामद हुआ मतलब RDX बना। आप सुनते हैं बार बार जो है समाचारों में, ये बार बार सुनने को मिलता है, फला जगह से फला किलोग्राम RDX बरामद किया गया। तो ये RDX जो होता है इसको साइक्लोनाइड भी कहा जाता है। देखिए हरे फलों को, अभी देखिए बात कर रहे थे कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, यानी हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन। देखिए कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो फलों को पकाने का काम करता है, कैल्शियम कार्बाइड, उससे एसिटिलीन गैस निकलती है। लेकिन सामान्यतया जो कच्चे फल होते हैं उनको जो है आपको पता है कि कृत्रिम रूप से यदि पकाना है तो आपको जो है एथिलीन गैस का यानी एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ओके, देखिए खोई का प्रयोग किस निर्माण में किया जाता है? तो मैंने बता दिया कि खोई का प्रयोग कागज निर्माण में किया जाता है। पराली का भी प्रयोग कागज निर्माण में किया जा रहा है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बताया गया आपको। अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे हैं, कहता है जैव पदार्थों के संलेपन में। जैसे देखते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा जब डेड बॉडी होती है तो डेड बॉडी में जैसे ही डॉक्टर लोग, अब मान के चलो कोरोना काल में आपने देखा कि लाशें 2-2, 3-3 दिन तक जो है आने में लोगों का समय लग जाता था, तो जैसे जो शव होते हैं उसके ऊपर जो है केमिकल का लेप लगा दिया जाता है, ताकि जो उस जैसे बॉडी जब डेड होती है तो बॉडी के अंदर जो है बहुत तेज़ी के साथ बैक्टीरिया पनपते हैं
और उस बॉडी को तोड़ने का काम करने लगते हैं, जिसके द्वारा दुर्गंध भी आती है और बहुत तेज़ी के साथ बॉडी सड़ना शुरू होती है। तो उसी सड़ने की प्रक्रिया को कम करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, ताकि बॉडी का बहुत ज़्यादा उसको तोड़ ना पाए, उसका वो बॉडी सड़ने ना पाए 2-3 दिन तक, तो किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दें। तो जैव पदार्थों के संलेपन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान देना, फार्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है और मेथेनॉल का। तो खास करके परीक्षा में जल के साथ यानी पानी के साथ फार्मेल्डिहाइड को, पानी और फार्मेल्डिहाइड को मिला करके लेप लगा देते हैं बॉडी में। तो फार्मेल्डिहाइड का लेप लगा देने से बॉडी में ऐसा होता है कि बॉडी 2-4 दिनों तक पड़ी रहने के बावजूद भी उसमें जो है सड़न की प्रक्रिया जल्दी नहीं शुरू हो पाती, क्योंकि जो फार्मेल्डिहाइड होता है वो सड़ाने वाले बैक्टीरिया को मार देता है। और बहुतायत मात्रा में, सबसे ज़्यादा बहुत सारे मात्रा में मेथेनॉल का भी प्रयोग होता है। या तो मेथेनॉल का लेप लगा देंगे या फार्मेल्डिहाइड का। तो हालांकि परीक्षा में जो है मेथेनॉल फार्मेल्डिहाइड दोनों नहीं देगा, कोई एक ही देगा। तो आप खास करके जो है फार्मेल्डिहाइड का प्रयोग होता है। और फार्मेल्डिहाइड और अधिकांश जगह पे जो है बहुत मतलब फार्मेल्डिहाइड और मेथेनॉल दो, मेथेनॉल का भी वही काम है। मेथेनॉल का लेप लगा देने से भी बॉडी जल्दी नहीं सड़ती है। तो याद रखना यहाँ पे, हालांकि जैव पदार्थों के संलेपन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका फार्मेल्डिहाइड ही रहेगा। तो आप फार्मेल्डिहाइड को मारेंगे, या ऐसे आ जाएगा फार्मेल्डिहाइड और मेथेनॉल। तो फार्मेल्डिहाइड और मेथेनॉल दोनों रहेगा, तो वही सही ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, बाकी देगा तो फिर इनमें से एक देगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक बहुलक है, देखिए प्राकृतिक बहुलक, देखिए कृत्रिम बहुल, जैसे पॉलीथीन का निर्माण एक बहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। एथिलीन का जब बहुलीकरण होता है तो पॉलीथीन बनता है, यानी एथिलीन का यानी एथिलीन गैस जो है, जब एथिलीन का जब बहुलीकरण की प्रक्रिया होती है तो पॉलीथीन बनता है। तो उसी तरीके से कह रहा है कि प्राकृतिक बहुल, ऐसा कोई बहुलक बताइए जो नेचुरली हो, जो प्रकृति प्रदत्त हो, जो प्रकृति के अंदर बहुलीकरण की प्रक्रिया स्वतः होती रहती है, उससे वो बनता है। तो आपको पता है सेलुलोस। अब इसी सेलुलोस नामक जो है पदार्थ के द्वारा जो पेड़, जो वृक्षों से प्राप्त होता है, उसी से जो है आपको बताया गया कि कागज का भी निर्माण होता है। देखिए बताया गया कागज बनाया जाता है पौधे के सेलुलोस से, और सेलुलोस जो बनता है वो आपका एक तरीके से प्राकृतिक बहुलक है। आगे प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, जैसे देखिए जितने भी प्लास्टिक होते हैं, अभी प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हो अगर उसको बंद कर दीजिए, या प्लास्टिक से जो निकलने वाली गैस है वो पॉलीएथिलीन है। याद रखना है, प्लास्टिक से निकलने वाली गैस पॉलीएथिलीन, ये भूलेगा नहीं, पॉलीथीन तो एथिलीन याद रहेगा, पॉलीएथिलीन प्लास्टिक से निकलने वाली गैस। अब जैसा देख रहे हैं कि कह रहा है कि मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। गौर करना, जैसे मच्छर का जो कॉइल बनाते हैं, अभी आप मच्छर भगाने की दवा का नाम आपने एलीथ्रीन भी पढ़ा है, एलीथ्रीन भी है। एलीथ्रीन के द्वारा भी मच्छर का कॉइल बनता है या मच्छर की जो है दवा बनती है। और एक और आपका केमिकल है जिसका नाम पायरेथ्रिन का है, यानी पायरेथ्रीन। तो पायरेथ्रीन का प्रयोग होता है या एलीथ्रीन का प्रयोग होता है। तो यह कहाँ से, ये प्लांट, ये जो केमिकल कहाँ से तैयार किया जाता है, तो उसमें तमाम नाम देगा, कीट से, जीवाणु से, कवक से, एक बीजी पौधे से। तो जो एक बीजी पौधे होते हैं उनके जो बीज होते हैं, यानी एक बीजी पौधों के द्वारा जो है पायरेथ्रीन नामक केमिकल प्राप्त होता है, और जिसका प्रयोग मच्छर के कॉइल बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। कहता है उन शराब त्रासदियों में, देखिए बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा कि फला जगह पे बहुत सारे अमुक लोगों ने जो है शराब पी करके जो है क्या हुआ कि उनकी आंखों से दिख नहीं रहा है। तो कभी कभी इस तरीके की बहुत बड़ी त्रासदी देखने को मिलती है समाज में। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आ जाती है, यानी आँख का अंधा, शराब पीने से जब आदमी की दृष्टि चली जाए, यानी वो अंधा हो जाए, तो अंधा बनाने वाला जो हानिकारक तत्व, जो पदार्थ जो शराब के अंदर होता है, वो क्या होता है, उसको याद रखना है। उसका नाम होता है मेथिल एल्कोहल। यदि मेथिल एल्कोहल की मात्रा, सांद्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है शराब के अंदर, तो व्यक्ति की जो दृष्टि है वो चली जाती है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि यहाँ पे ऐसी घटना घट गई कि 50 लोगों की जो है आँख से दिखाई नहीं दे रहा, उनको धुंधला दिखाई देने लगता है, यानी उसकी दृष्टि चली जाती है। तो वो होता है मेथिल एल्कोहल की अधिकता की वजह से। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है।
कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? अभी देखो प्राकृतिक बहुलक क्या था आपका, प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज था। कौन नहीं है? तो ये देखो कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो कहता ऊन, रेशम, चमड़ा, नायलॉन। देखिए ऊन भी है ना, तो यह एक प्राकृतिक ही बहुलक है। आप देखते हैं कि भेड़ के द्वारा जो भेड़ बकरियां होती हैं, उनके जो जीवधारियों के बाल होते हैं, उन्हीं से जो है ऊन तैयार किया जाता है। तो यह तो प्राकृतिक बहुलक हो गया। रेशम की बात कर लो तो रेशम जो तैयार होता है वो रेशम कीट से तैयार होता है। चमड़ा भी जो आपको पता है कि जीवधारियों का ही के शरीर से निकाला जाता है। लेकिन नायलॉन जो है यह आपका जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बल्कि नायलॉन जो है कृत्रिम बहुलक है। और पहला जो कृत्रिम आपका जो रेशा था, सिंथेटिक रेशा, जिसका कि नाम आपको बताया गया यहाँ पर, देखिए मैंने बताया था मानव निर्मित पहला, तो वो नायलॉन ही था। यानी पहला जो सबसे पहले जो आपका बना रेशम, जो आपका सिंथेटिक रेशा, वो आपका नायलॉन ही था। लेकिन वो सिंथेटिक था, आर्टिफिशियली था, मतलब केमिकली था, ना कि नेचुरल था। ये सभी नेचुरल है, ये सब नेचुरल है। ऊन हुआ, रेशम हुआ, चमड़ा हुआ या सेलुलोज हुआ, ठीक है। अब कह रहा है कौन सा तत्व पृथ्वी पर जीवन के लिए, देखिए पृथ्वी पर जीवन के लिए जो उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ये बार बार पूछा गया है कि कौन ऐसे तत्व हैं जो पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्तरदायी हैं। तो देखो जीवन के लिए जो उत्तरदायी तत्व हैं, तो वो मेन तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, इन तीनों की उपस्थिति के कारण ही जो है पृथ्वी पर जीवन संभव है। जो पृथ्वी पर जीवन संभव है उसके लिए जो उत्तरदायी जो प्रमुख तत्व हैं वो यही है कार्बन। क्योंकि आपको पता है कि कार्बन जो है जीव का अंश होता है, यानी कार्बन जो है एक जीव का अंश है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। ये तीन तत्वों को आपको याद रखना अच्छे से। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। देखो जितने भी जैविक यौगिक होते हैं, यानी जो जीवधारी के अंश होते हैं, चाहे वो आपके जंतु हों, चाहे वो पौधे हों, तो कह रहा है जितने, आपसे कह रहा है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। तो सभी जो जैव यौगिकों का जो अनिवार्य मूल तत्व है, कौन ऐसा तत्व है जो सभी जो है जैविक यौगिकों में पाया जाता है, यानी समस्त जीवधारियों में पाया जाता है, तो वो मेरे भाई है कार्बन। आपको पता है कि कार्बन जो है एक कार्बनिक, यानी ये सभी जो है, देखिए जैसे कहा जाता है कि कार्बनिक खाद का प्रयोग करो, तो कार्बनिक खाद में क्या होता है, कार्बन होता है। और कार्बन कहाँ से प्राप्त होता है, समस्त जीवधारियों के द्वारा, चाहे वो पेड़ हो चाहे पौधे हों, उनके जो है शरीर के अंदर जब वो नष्ट होते हैं तो उनके शरीर से जो है कार्बन निकलता है। मतलब सभी का जो बॉडी बना है वो कार्बन से ही बना है। यानी सभी जैविक यौगिकों का अनिवार्य जो मूल तत्व है वो क्या है मेरे भाई, कार्बन, ठीक है, कार्बन। शहद का मुख्य घटक क्या है, जो शहद होती है उसका जो मुख्य घटक है उसमें जो पाया जाता है वो, चूंकि शहद मीठा होता है, एक तरह से मीठा है, तो कार्बोहाइड्रेट है। इन कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो वो फ्रक्टोज होता है। यानी शहद का मुख्य घटक है आपका फ्रक्टोज। ये पूछा गया क्वेश्चन है। मोमबत्ती बनाने में प्रयुक्त रसायन है, जो मोमबत्ती घरों में बनती है उसमें प्रयुक्त होने वाला जो रसायन है उसमें एक मोम होता है जिसका नाम होता है पैराफिन मोम, और दूसरा होता है स्टेरिक अम्ल। यानी उसमें स्टेरिक अम्ल होती है और पैराफिन मोम, दोनों को मिला करके मोमबत्ती का निर्माण किया जाता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आप भी इसका जवाब जानते हैं, नींबू का खट्टा होना। तो जो नींबू खट्टा होता है वो अम्ल की वजह से, और वो अम्ल कौन सी होती है, तो नींबू में जो पाए जाने वाली अम्ल है वो साइट्रिक अम्ल है या सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक या सिट्रिक के नाम से आएगा। तो नींबू का खट्टा होना साइट्रिक अम्ल के कारण है। अब देखो सिरका का अम्ल, जो सिरका होता है, आपको पता है कि जो सिरका होता है तो सिरके का अम्ल, सिरके में पाई जाने वाली अम्ल होती है वो एसिटिक अम्ल होती है। तो ये बहुत ज़्यादा बार यह भी पूछा गया कि सिरका में पाए जाने वाली अम्ल एसिटिक अम्ल, नींबू का खट्टा होना साइट्रिक अम्ल की वजह से। अब कहता है लंबे समय तक कार्य करने से थकान हो जाती है। जैसे आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जब शारीरिक वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको थकान का अनुभव होने लगता है। तो ये जो बॉडी के अंदर थकान होती है वो किस रसायन के संचित होने से हो जाती है, तो इसलिए यह भी परीक्षा में पूछा गया है। तो लंबे समय तक कार्य करने से जो थकान होती है वो लैक्टिक एसिड के संचय के कारण, यानी लैक्टिक एसिड का जब संचय बॉडी में होने लगता है तो शरीर को धीरे धीरे थकान महसूस होने लगता है। तो लंबे समय तक कार्य करने से जो थकान का बॉडी में अनुभव होता है वो किस वजह से होता है, तो लैक्टिक एसिड के संचय से।
अब देखो बहुत बार पूछा गया है कि जो खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने वाला रसायन, आप देखते हैं कि जो भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ बनते हैं, चाहे आप देखते हैं अचार हो या मुरब्बा हो, तो ये जो आप अचार और मुरब्बा या खाने वाले जो भी पदार्थ होते हैं वो ज़्यादा दिनों तक किसके प्रयोग से सुरक्षित रखे जाते हैं? तो खाद्य पदार्थों का जो परिरक्षण रसायन होता है जो उसमें मिलाया जाता है ताकि ये खाद्य पदार्थ ज़्यादा दिन तक खाने योग्य बना रहे, इसमें बैक्टीरिया ज़्यादा न पनप पाए, तो उसका नाम है मेरे भाई सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। तो कभी भी आए खाद्य परिरक्षण रसायन का नाम बताओ तो आपका जवाब होगा सोडियम बेंजोएट। अब आगे देखो, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि धूम्रपान एक निषेध है और धूम्रपान जब करते हैं तो जो उसका धुआं जो शरीर के अंदर जाता है तो धुएं में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बॉडी में यानी रक्त के अंदर जा करके रक्त में मिल करके ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, जिसके वजह से जो है हीमोग्लोबिन का बनना कम हो जाता है। और यह अगर बहुत ज़्यादा आदमी अगर धूम्रपान कर ले तो इसकी वजह से व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो याद रखना, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि जिसको CO कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है। अंगूर में अगला प्रश्न है, अंगूर में पाए जाने वाली अम्ल है। देखिए, अंगूर हो चाहे इमली हो चाहे केला हो, अगर अंगूर आता है चाहे इमली आए चाहे केला है, तो अंगूर हो या इमली हो या केला हो, उसमें जो पाए जाने वाली अम्ल है वो आपकी टार्टरिक अम्ल है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब देखो, फोटोग्राफी में प्रयुक्त अम्ल, अभी इस टाइम तो नहीं, अब तो डायरेक्ट जो है कैमरे के द्वारा हम जो है फोटो खींच लेते हैं, सेव कर लेते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या होता था कि जो है फोटो खींचने के बाद उसका एक अस्तर होता था जिसकी जो है केमिकल से धुलाई करके जब साफ करते थे तो फिगर आता था। तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त अम्ल यानी फोटोग्राफी जो होती थी उसमें प्रयुक्त होने वाले रसायन का क्या नाम था? तो उसमें अम्ल का प्रयोग किया जाता था। उस अम्ल में उस कार्ड को धोने पर व्यक्ति का फिगर दिखता था, तो उसका नाम है ऑक्सैलिक अम्ल। तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली अम्ल का क्या नाम है? ऑक्सैलिक अम्ल। अब देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो माचिस होता है, जो माचिस है जिसके द्वारा हम जो है कोई भी चीज़ जलाते हैं, तो माचिस में प्रयुक्त होने वाला रसायन भी बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो माचिस में प्रयुक्त होने वाला जो रसायन है वो आपका फास्फोरस होता है, याद रखना। चूहा मारने का जो जहर होता है, जैसे जो चूहा मारने की दवा होती है उसमें कौन सा रसायन होता है? तो याद रखना, पोटेशियम साइनाइड होता है। याद रखना है आपको कि चूहा मारने की जो दवा होती है वो पोटेशियम साइनाइड होती है। तो पोटेशियम साइनाइड नामक जहर होता है जो चूहे को मार देता है। अब देखिए, लौंग का जो तेल होता है, जो लौंग का तेल होता है, लौंग के तेल में क्या पाया जाता है? तो यूजेनाल पाया जाता है, यानी अल्कोहल। देखिए, तेल है तो यूजेनाल, यानी लौंग के तेल में पाए जाने वाला जो पदार्थ है उसका नाम होता है यूजेनाल। ठीक है। और अगला जो है, जो लाल स्याही होती है, जो लाल स्याही जो छपाई के काम में आती है, तो लाल स्याही का जो रसायन होता है उसका नाम है ईओसिन, यानी लाल स्याही में पाए जाने वाला जो रसायन है वो ईओसिन है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान देना, जो शुष्क धुलाई होती है, जो ड्राई धुलाई होती है, ड्राई धुलाई में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो पेट्रोल एवं बेंजीन का प्रयोग होता है। खास करके मान लीजिए, अगर मान लीजिए पेट्रोल एवं बेंजीन दोनों दिया है तो ये दोनों वाला सही होगा, पेट्रोल और बेंजीन। नहीं तो या तो पेट्रोल होगा या तो बेंजीन। तो जो ड्राई धुलाई हमारी होती है, जो कपड़ों की जो ड्राई वॉश करते हैं, वो ड्राई वॉश या तो पेट्रोल में किया जाता है या तो बेंजीन में किया जाता है। ठीक है, पेट्रोल एवं बेंजीन में ड्राई वॉश करते हैं, आपको पता चल गया। अब जो ध्यान देना है आपको, देखो, अंधेरे में या वायु में रखने पर, जैसे कौन सा ऐसा पदार्थ जिसको आप अंधेरे में रखें या हवा में रखें तो वह स्वतः जलने लगता है, यानी अंधेरा में या हवा में रखने पर कौन सा जो रसायन है स्वतः जलने लगता है? तो श्वेत फास्फोरस, यानी सफ़ेद जो फास्फोरस। देखिए, माचिस में जो पाया जाता है वो माचिस में जलाने में जो प्रयोग होता है वो पीला टाइप का पीला, या आप देखते हैं कि ब्लू फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस, लेकिन जो श्वेत रंग का जो फास्फोरस होता है वो जैसे ही वो हवा ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो वो जलने लगता है।
ठीक है, और या तो उसको अंधेरे में भी रखने पर वह जो है स्वतः जलने लगता है। तो इस तरीके का आपने देखा कि यहाँ पे जो है, अब ये देखा जाए तो यह सामान्य विज्ञान के जो भी ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये बार बार कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैं इन वीडियो में जो है लाने का काम किया था। और एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो है प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, आप इसको अच्छे से एक बार जो है रिवीजन कर लें, तैयार कर लें, क्योंकि देखो इसमें जो आप बुलेट प्रूफ जैकेट वाला देख रहे हैं, हरे फलों को पकाने वाला, बहुत सारे ऐसा कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है जो एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और ये वीडियो कैसी लगी, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने लोगों में से ज़्यादा जो है शेयर करें और लाइक करें। और यदि आप अब हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कम से कम सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।